टुडेज जी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत पिछले अभ्यास प्रश्न से करते हैं। आपसे पूछा गया था कि हाल ही में जारी क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में कौन सा संस्थान भारत में शीर्ष पर है। ऑप्शन है आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी मद्रास या आईआईटी कानपुर। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में आईआईटी बॉम्बे भारतीय संस्थानों में शीर्ष पर है, जबकि वैश्विक स्तर पर इसका स्थान 172वां है। इसी प्रकार भारतीय संस्थानों में आईआईएससी बेंगलुरु दूसरे स्थान पर, जबकि यह विश्व स्तर पर 185वें स्थान पर है। इसी प्रकार आईआईटी दिल्ली तीसरे स्थान पर, जबकि विश्व स्तर पर 193वें स्थान पर है। इस रैंकिंग सूची में वैश्विक स्तर पर पहले 4 स्थानों में संयुक्त राज्य अमेरिका के संस्थान काबिज हैं। इन संस्थानों में मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी एमआईटी पहले, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी दूसरे, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी तीसरे और कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी चौथे स्थान पर हैं। इस रैंकिंग में यूके की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को 5वां स्थान मिला है। इस रैंकिंग में भारत से कुल 21 उच्च शैक्षणिक संस्थान टॉप 1000 में जगह बनाने में कामयाब रहे हैं, जबकि पिछले साल यह संख्या 24 थी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी यानी आईआईटी बॉम्बे। आज के सेशन का पहला सवाल, निम्न में से किसे 2020 वर्ल्ड फूड प्राइज के लिए चुना गया है। डॉक्टर संजय राजाराम, डॉक्टर रतन लाल, डॉक्टर हावर्थ बुइस या डॉक्टर साइमन एन ग्रूट। प्रसिद्ध भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक डॉक्टर रतन लाल को 2020 वर्ल्ड फूड प्राइज से सम्मानित किया गया है। उन्हें यह पुरस्कार प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और जलवायु परिवर्तन को कम करने वाले खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ाने के लिए एक मृदा केंद्रित दृष्टिकोण विकसित करने और उसे मुख्य धारा से जोड़ने के लिए दिया गया है। पुरस्कार स्वरूप उन्हें $2,50,000 की राशि दी गई है। डॉक्टर रतनलाल द्वारा तैयार मृदा स्वास्थ्य संरक्षण और कार्बन के पुनर्गठन की रणनीति को संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलनों में 3 बार अपनाया जा चुका है। वे 2007 में जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल यानी आईपीसीसी में अपने योगदान के लिए नोबेल शांति पुरस्कार प्रमाण पत्र के प्राप्तकर्ताओं में शामिल थे। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी यानी डॉक्टर रतनलाल। दूसरा प्रश्न, विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है। 11 जून, 12 जून, 13 जुलाई या 15 जुलाई। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस यानी वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर प्रतिवर्ष 12 जून को आयोजित किया जाता है। इसका उद्देश्य बाल श्रम के किसी भी रूप के खिलाफ विश्वव्यापी आंदोलन को बढ़ावा देना है। इस वर्ष के लिए इस दिवस की थीम कोविड-19 प्रोटेक्ट चिल्ड्रन फ्रॉम चाइल्ड लेबर नाउ मोर देन एवर रखी गई है। यह थीम विशेष रूप से कोविड-19 से जूझती दुनिया में कम उम्र के बच्चों की रक्षा के लिए तत्काल आवश्यकता पर केंद्रित है। आईएलओ ने 2002 में बाल श्रम को रोकने और जागरूकता बढ़ाने के लिए इस दिवस को मनाने की शुरुआत की थी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी यानी 12 जून। तीसरा प्रश्न, हाल ही में जारी एनआईआरएफ इंडिया रैंकिंग 2020 में कौन सा संस्थान ओवरऑल कैटेगरी में पहले स्थान पर है। ऑप्शन है आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी मद्रास या आईआईएससी बेंगलुरु। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क यानी एनआईआरएफ की इंडिया रैंकिंग 2020 में आईआईटी मद्रास ओवरऑल कैटेगरी में पहले स्थान पर है। इस कैटेगरी में आईआईएससी बेंगलुरु दूसरे और आईआईटी दिल्ली तीसरे स्थान पर हैं। देश के शीर्ष विश्वविद्यालयों में आईआईएससी बेंगलुरु पहले, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय दूसरे और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय तीसरे स्थान पर काबिज हैं। इसी तरह शीर्ष कॉलेजों में मिरांडा कॉलेज पहले, लेडी श्रीराम कॉलेज फॉर वीमेन दूसरे और हिंदू कॉलेज तीसरे स्थान पर हैं। इस रैंकिंग फ्रेमवर्क में मापदंडों के निम्न 5 समूहों पर संस्थानों का मूल्यांकन किया जाता है: टीचिंग, लर्निंग एंड रिसोर्सेज, रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिस, ग्रेजुएशन के नतीजे, आउटरीच एंड इंक्लूसिविटी और परसेप्शन। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी यानी आईआईटी मद्रास। चौथा प्रश्न, किस राज्य सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए पंचवटी योजना लॉन्च की है। ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बिहार, हिमाचल प्रदेश या झारखंड। हिमाचल प्रदेश सरकार ने गांवों के वरिष्ठ नागरिकों के लिए पंचवटी योजना लॉन्च की है। इस योजना के जरिए आवश्यक सुविधाओं के साथ सभी विकास खंडों में पार्क और उद्यान विकसित किए जाएंगे। यह योजना वरिष्ठ नागरिकों की स्वास्थ्य आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए शुरू की गई है, जिसमें पार्कों और उद्यानों का विकास मनरेगा और स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत किया जाएगा। इन पार्कों में आयुर्वेदिक और औषधीय पौधे लगाए जाएंगे। साथ ही बुजुर्गों के मनोरंजन के लिए उपकरण, पैदल रास्ते और अन्य बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी यानी हिमाचल प्रदेश।
पांचवा प्रश्न, केंद्र सरकार ने हाल ही में निम्न में से किस पर आयात शुल्क को 10% से बढ़ाकर 25% करने का निर्णय लिया है? ऑप्शन है बैम्बू स्टिक, फुटवियर, फर्नीचर या लाइट फिटिंग। केंद्र सरकार ने बैम्बू स्टिक पर आयात शुल्क 10% से बढ़ाकर 25% करने का निर्णय लिया है। खादी और ग्रामोद्योग आयोग यानी KVIC के अनुसार यह निर्णय बांस की छड़ियों के भारी आयात को हतोत्साहित करने और स्थानीय उद्योगों को विकसित करने में मदद करेगा। KVIC के अनुसार सरकार के इस कदम से अगले 8 से 10 महीनों में अगरबत्ती उद्योग में कम से कम 1 लाख नए रोजगार सृजित होंगे, जो भारत में ग्रामोद्योग क्षेत्र के तहत एक प्रमुख गतिविधि है। गौरतलब है कि भारत में चीन और वियतनाम से किए जाने वाले बैम्बू स्टिक्स के भारी आयात के कारण स्थानीय स्तर पर रोजगार में अवसरों का नुकसान होता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए यानी बैम्बू स्टिक। छठा प्रश्न, संसद का सदस्य बनने के लिए निम्न में से कौन सी अर्हता या अर्हताएं आवश्यक है या आवश्यक हैं? प्रत्याशी भारत के किसी न किसी निर्वाचन क्षेत्र का पंजीकृत मतदाता होना चाहिए। संसद सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। कूट हैं केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक और ना ही दो। संविधान में संसद की सदस्यता के संबंध में अर्हताएं तथा अनर्हताएं बताई गई हैं। इसके अलावा संसद को यह शक्ति भी दी गई है कि वह संविधान में वर्णित अर्हताओं और अनर्हताओं की सूची में अन्य प्रावधान जोड़ सके। अनुच्छेद 84 तथा संसद द्वारा पारित अधिनियम के अनुसार संसद का सदस्य बनने के लिए प्रत्याशी को निम्नलिखित प्रमुख अर्हताएं पूरी करनी होती हैं। ये इस प्रकार हैं: वह भारत का नागरिक हो, उसकी आयु लोकसभा सदस्य बनने के लिए कम से कम 25 वर्ष और राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम 30 वर्ष हो, उसने संविधान की 3री अनुसूची में इस प्रयोजन के लिए दिए गए प्रारूप के अनुसार शपथ ली हो। संसद सदस्य बनने की इच्छा रखने वाले व्यक्ति को भारत के किसी न किसी निर्वाचन क्षेत्र का पंजीकृत मतदाता होना चाहिए। 2003 से पूर्व राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए उस राज्य विशेष का पंजीकृत मतदाता होना जरूरी था, लेकिन 2003 में संसद ने यह बाध्यता हटा दी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए यानी केवल एक। सातवां प्रश्न, निम्नलिखित में से क्या दल बदल विरोधी कानून से संबंधित हैं? यदि किसी दल के 2/3 सदस्यों से कम सदस्य किसी अन्य दल में विलय करते हैं तो वे सदस्य संसद की सदस्यता के लिए अयोग्य हो जाते हैं। दल बदल से संबंधित सभी मामलों पर अंतिम निर्णय पीठासीन अधिकारी का होता है। कूट हैं केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक और ना ही दो। अनुच्छेद 102 के साथ दिए गए स्पष्टीकरण में बताया गया है कि यदि कोई व्यक्ति 10वीं अनुसूची में दिए गए नियमों के आधार पर अयोग्य घोषित हो जाता है तो वह संसद का सदस्य होने के योग्य नहीं रह जाएगा। अर्थात यदि किसी दल के 2/3 सदस्य किसी अन्य दल में विलय कर लेते हैं तो कोई समस्या उत्पन्न नहीं होती। वहीं उससे कम सदस्यों का दल से अलग होना उन सदस्यों को संसद की सदस्यता के लिए अयोग्य बना देता है। दल बदल से संबंधित सभी मामलों पर अंतिम निर्णय सदन के पीठासीन अधिकारी का होता है। पहले दल बदल संबंधी मामलों पर न्यायालय को पुनरावलोकन करने की शक्ति प्राप्त नहीं थी। 1992 में सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायिक पुनरावलोकन को संविधान का आधारभूत ढांचा घोषित करते हुए इसे असंवैधानिक घोषित कर दिया। इसका अर्थ है कि अध्यक्ष और सभापति के निर्णय का न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी यानी एक और दो दोनों। आठवां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन संसद के वेतन और भत्ते से संबंधित है या संबंधित हैं? लोकसभा और राज्यसभा के पीठासीन अधिकारियों के वेतन भत्तों का संकेत संविधान की 2री अनुसूची में किया गया है। संसद ने इस विषय पर सबसे पहले संसद अधिकारी वेतन और भत्ता अधिनियम 1953 बनाया था। कूट हैं केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक और ना ही दो। संसद ने समय समय पर विधि द्वारा सांसदों के वेतन और भत्ते निर्धारित किए हैं। सबसे पहले 1953 में संसद ने संसद सदस्य वेतन भत्ता और पेंशन अधिनियम 1953 बनाया था। लोकसभा और राज्यसभा के पीठासीन अधिकारियों के वेतन भत्तों का संकेत संविधान की 2री अनुसूची में किया गया है। उन्हें समय समय पर संशोधित करने का कार्य संसद को ही करना होता है। 1976 में संसद ने विधि द्वारा व्यवस्था की कि संसद सदस्य सांसद के रूप में गुजारे गए हर 5 वर्ष की अवधि के अनुसार पेंशन पाने के हकदार होंगे। आगे निरंतर संसद ने सांसदों के वेतन भत्तों को संशोधित किया है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी यानी एक और दो दोनों। 9वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन लोकसभा के उपाध्यक्ष के बारे में सही है या सही हैं?
कथन है, उपाध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष के अधीन नहीं होता है। उसे यह विशेषाधिकार प्राप्त है कि यदि उसे किसी संसदीय समिति का सदस्य बनाया जाए तो वह स्वतः ही समिति का अध्यक्ष बन जाता है। कूट है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक और ना ही दो। लोकसभा के उपाध्यक्ष के संबंध में प्रायः वही बातें लागू होती हैं जो लोकसभा अध्यक्ष के मामले में। लोकसभा उपाध्यक्ष की अवधि भी सदन के जीवन पर्यंत होती है और उसे भी उन्हीं आधारों पर हटाया जा सकता है जिन आधारों पर अध्यक्ष को। जब उपाध्यक्ष अध्यक्ष की भूमिका में होता है तो उसे वे सभी शक्तियां प्राप्त होती हैं जो कि अध्यक्ष को दी गई हैं। उपाध्यक्ष अध्यक्ष का अधीनस्थ नहीं है। उसका उत्तरदायित्व अध्यक्ष के प्रति नहीं बल्कि लोकसभा के प्रति है। उसे एक विशेष अधिकार भी प्राप्त है कि यदि उसे किसी संसदीय समिति का सदस्य बनाया जाता है तो वह स्वतः ही समिति का अध्यक्ष बन जाता है। 11वीं लोकसभा के बाद सभी दलों ने इस विचार पर सहमति व्यक्त की कि उपाध्यक्ष का पद विपक्षी दल के किसी सदस्य को दिया जाना चाहिए। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी एक और दो दोनों। 10वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन लोकसभा की बैठक के संबंध में सही है या सही हैं? लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा की बैठकों का दिन और समय निर्धारित करता है। लोकसभा की बैठक के लिए जरूरी है कि कुल सदस्य संख्या के कम से कम 1/10 सदस्य उपस्थित हों। कूट है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक और ना ही दो। लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा की संसदीय समितियों पर नियंत्रण रखता है एवं सभी समितियों के प्रमुखों की नियुक्ति करता है। कुछ समितियों में वह स्वयं भी शामिल होता है, जैसे कार्य मंत्रणा समिति, नियम समिति और सामान्य प्रयोजन समिति। इन समितियों में वह स्वयं ही अध्यक्ष की भूमिका में होता है। अध्यक्ष लोकसभा की बैठकों के लिए दिन तथा समय निर्धारित करता है और कार्यसूची और उसके विषयों का क्रम भी निश्चित करता है। लोकसभा की बैठक के लिए जरूरी है कि कुल सदस्य संख्या के कम से कम 1/10 सदस्य उपस्थित हों। इसे गणपूर्ति या कोरम कहते हैं। यदि गणपूर्ति या कोरम नहीं है तो अध्यक्ष का कर्तव्य बनता है कि वह बैठक को तब तक के लिए स्थगित या एडजर्न कर दे जब तक गणपूर्ति न हो जाए। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी एक और दो दोनों। तो चलिए आज का अभ्यास प्रश्न देखते हैं। किस राज्य सरकार ने कोविड-19 के चलते आजीविका खो चुके कुछ खास समुदायों के लिए जगनन्ना चेडोडू नामक योजना शुरू की है? ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल या तमिलनाडु। तो कमेंट सेक्शन में इस अभ्यास प्रश्न का सही जवाब देना ना भूलें। अगले सेशन में कुछ नए प्रश्नों के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।